दर्शक बंधुओं, एक महिला दारोगा रात को सोते टाइम सोई तो थी, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसे वो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उस लड़की ने अपने बदन पर हाथ फेरा तो वह चौंक चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी नज़र जब साइड में चल रही टीवी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था, जिसमें वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी और कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। जब वह महिला दरोगा उस व्यक्ति को देख लेती हैं तो वह शॉक्ड हो जाती हैं। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दरोगा के साथ में? एक दिल को दहलाने वाली और मन को झकझोर करने वाली एक सच्ची घटना लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक और सच्ची घटना के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करने ना भूलें। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और बताएं कि आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कहानी पर। उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ जिला पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा जिसका नाम था सुनीता उपाध्याय वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उनका एक पति था और एक 7 साल का बच्चा था। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवा के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए वह अपने बेटे के साथ में वहीं रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में रहा करती थी। दोस्तों, जहां उसे एक क्वार्टर अलॉट किया गया था वहां 20 जनवरी 2016 की है। पुलिस स्टेशन में वायरस पर हुड़दंगी खबर आती है। तुरंत पुलिस का नवाबा हुड़दंगी खबर आती है। तुरंत पुलिस दल रवाना होता है, जिसमें सुनीता उपाध्याय थी। वहां पहुंचने पर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठीचार्ज करना हो जाता है। इस लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल भी हो जाते हैं और इलाज के टाइम 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही दोस्तों बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर अनजान थे उन्हें लाइन हाजिर करवा दिया जाता। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद में दोस्तों सभी पर इंक्वायरी करवाई जाती है। सुनीता उपाध्याय के इस परिस्थिति से बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उनकी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। उसी की मदद के लिए वह अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास पहुंचती हैं। कुलदीप यादव उसे आश्वासन दे देते हैं कि वह वहां पर उसकी नौकरी को सुरक्षित रखकर चलेगा। 3 फरवरी 2017 की शाम को कुलदीप यादव शाम को सुनीता को याद करता है और कहता है कि उनके केस में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुला लेता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती हैं और आधे घंटे के अंदर वहां पर पहुंच भी जाती हैं। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती हैं दोस्तों और दरवाज़ा खटखटा लेती लगती तो अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, खुला है, अंदर आओ। सुनीता मैडम अंदर जाती हैं और देखती हैं कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता। मेज पर शराब की बोतल रखी थी और 2 गिलास रखे हुए थे। ये देखकर सुनीता मैडम थोड़ी आकर्षित होने लगती हैं और कहती हैं, और कुलदीप यादव कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। वह उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती हैं और पूछती हैं कि कैसे बुलाना हुआ। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात की है और उसे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी गिलास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश कर देता है। सुनीता संकोच करती हैं, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते ही हैं। ये जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैक लेते हुए सुनीता और कुलदीप की बातचीत दोनों के अंदर होती है। कुलदीप उसे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और वे क्या क्या करते हैं। सुनीता कहती हैं कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूरी पर है। कुलदीप कहता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेला ही रहता है। इस प्रकार से बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। सुनीता मैडम अब तक 3 पैक शराब लगा चुकी थी और नशे में पूरी तरह से झूम चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी चकरा मकरा जाती हैं। कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रखता सहलाता है। सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें या फिर कैसे मना करें, क्योंकि वह मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के भी कदम हल्के हल्के बहकने लगे थे। फिर भी वह कुलदीप को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता चला जाता है और कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है।
और ये बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके सुनीता भी उसकी बातों में फंस जाती है। एक एक कर और पैक चलते हैं और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में पहुंच जाता है। वहां उसे निर्वस्त करके दोस्तों खुद भी निर्वस्त होकर के वह उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। सुनीता इस समय पूरी तरह से नशे में चुंज थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ देते जा रही थी। पूरी रात ये सिलसिला होता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है दोस्तों तो अपने आप को निर्वस्त अवस्था में बेड पर पाती है। उसे याद आने लगता है कि रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर बहुत पछतावा होता है कि उसने ये क्या किया। यदि वह होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था दोस्तों। सुनीता जब पलट कर देखती है तो दीवार पर लगी हुई LRT पे एक वीडियो चल रहा होता है। जब वह वीडियो देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। वीडियो में वह खुद नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बनाते जा रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर पहुंचता है। सुनीता उसे आश्चर्य नजरों से देखती है। कुलदीप मुस्कुराने लगता है। सुनीता कहती है, सर जी ये सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत काम किया, जब मैं होश में नहीं थी तो आपने मेरा फायदा उठाया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसे टीवी पर चला रहे हो। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार दोस्त, टेंशन क्यों कर रही? ये तो बस मैंने इसलिए बनाया था ताकि जब मन करे तो देख पाऊँ और एंजॉय कर पाऊँ। सुनीता को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फ़ोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगता था। वह बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ जाता। अब महीने में करीब 20 दिन दोस्तों सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण करते जा रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वह उसके साथ में संबंध बना रहा होता है तो वह सुनीता से कहता है, सुनीता मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारियों से बात की है। वह तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी गई है। यदि वह तुम शर्त पूरी करोगी तो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता कहती है, सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है, कहता है कि पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या आवश्यकता है सुनीता? तुम्हारे पास तो एक ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देने लगेंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं करूँ। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज़्यादा नाटक मत कर, तू जैसों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे शाम के बगले में पहुंचना और यदि नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ में उसके बिस्तर पर बितानी पड़ती है। अब यह सिलसिला दोस्तों शुरू हो चुका था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में सोने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बावजूद भी एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में क्रोध में आकर कुलदीप लड़के के कैबिन में पहुंचती है और उसका सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंककर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की पूरी कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर के कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया और मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ। मैं DGP साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूँगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है, याद है ना वह वीडियो? सुनीता गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकलकर चली जाती है। थाने में सबको अब पता मालूम पड़ गया था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव निकल जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव अपनी छुट्टी लेकर अपने गांव भी चला जाता है। सुनीता को गए हुए लगभग 5-6 दिन हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वह सिपाही से कहता है कि सुनीता जी कहाँ पर हैं। सिपाही जी आश्चर्य से पूछता है कि आप कौन हो? वह व्यक्ति कहता है कि मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही। सिपाही चौंकता है और कहता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से कहकर गई थी कि वह अपने पति के पास जा रही हैं। अजय लड़का कहता है कि वह मेरे पास नहीं आई हैं और उसका फ़ोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था दोस्तों। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से जाकर मिलता है और अपनी बात पूरी कहता है। सुरेंद्र कुलकर्णी FIR दर्ज करने की सलाह उसे देता है और पुलिस सुनीता का फ़ोन सर्विलांस पर डालती है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे FIR दर्ज करने की सलाह देते हैं।
और पुलिस सुनीता का फ़ोन सर्विलांस पर डालती है और उसका आखिरी लोकेशन दोस्तों कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। 2 दिनों बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वह सुनीता उपाध्याय हैं। अब सवाल ये था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। उसके फ़ोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर जाती है लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसके आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने जाता था और एक महिला से सिपाही उससे कहती है कि उससे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वह कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रही हो। तब वह महिला से सिपाही से पूरा वाकया बताती हैं जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर पर पहुंची थी और वहां दोनों की बहस और लड़ाई हुई थी। अजय के दिमाग में भी घंटी बजने लगती है और वह सोचता है कि जरूर सुनीता के साथ में कुछ न कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव थानेदार था और उसका प्रभाव और ऊपर तक बढ़ था, इसलिए पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने में कोई मदद नहीं मिली तो अजय लड़का, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दांवपेच अच्छे से जानता था, मीडिया पर जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर जाता है और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और सुनीता के फ़ोन पर आखिरी कॉल पीसीओ से आया था। उस पीसीओ की सीसीटीवी से जांच की जाती है। कुलदीप और जांच में कुलदीप यादव की तस्वीर साफ दिखाई देती है जो वहां फ़ोन कर रहा था। टाइमिंग में मिल जाती है और ये वह समय था जब सुनीता के फ़ोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की निगाहें पूरी तरह से कुलदीप यादव की तरफ घूम जाती हैं। कुलदीप यादव छुट्टियों पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होता है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन अंततः टूट जाता है और सच्चाई उगलने लगता है। कुलदीप यादव कहता है कि सुनीता ने उसे फ़ोन करके बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने उससे कहा था कि यदि उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ती में आ गया और सुनीता से प्यार से बात करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को इस बात दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को फ़ोन करके पीसीओ से फ़ोन करके, ताकि उसका खुद का नंबर ना दिखे, वहां फ़ोन कर कुलदीप ने सुनीता को कार में बिठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता की गला दबाकर हत्या की और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीएस की धारा 376 की और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश भी करवाया जाता। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित था और सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला। हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार एक बार सोचें ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दर्शकों, ये थी आज की कहानी। यदि सुनीता ने पहले ही दिन से कुलदीप यादव के खिलाफ कदम उठाया होता जब पहली बार उसने उसके साथ में दरिंदगी की, तो आज उसे अपनी जान गंवानी न होती और वह अपने परिवार के साथ में होती। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।